हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 10th स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था साइंस 1 का 5th टॉपिक जो हीट है वो हमारा चालू था। आधे कंसेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किए और अभी बचे हुए कंसेप्ट हम ये वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलो कॉन्संट्रेट करो। सबसे पहले आज का कंसेप्ट है ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। अबाउट 71% सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर विथ वाटर। ये हमें पता है, ज्यादा से ज्यादा अर्थ का सरफेस वाटर से कवर है। ड्यू टू कंस्टेंट इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर वेपर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। तो बिकॉज ऑफ कंस्टेंट इवेपोरेशन होता है वाटर का और वाटर वेपर प्रेजेंट रहती है एटमोस्फेयर। The amount of water vapor in the atmosphere help us to understand the state of daily weather. तो कितना वाटर वेपर एटमोस्फेयर में है, ये बेसिस पे हमें समझता है कि डेली वेदर कैसे रहेगा। The presence of water vapor in the air makes moist. Because of water vapor air में होती है तभी moist create होता है, moisture होता है। The moisture in the atmosphere is called humidity. कितना मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में, इसे ही बोलेंगे ह्यूमिडिटी। फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर देयर इज अ लिमिट ऑन हाउ मच वाटर वेपर द एयर कैन कंटेन। सो एयर के सर्टेन वॉल्यूम होते वक्त स्पेसिफिक टेम्परेचर में कितना वाटर वेपर होना चाहिए, ये पहले से ही हमें पता होता है। इफ द अमाउंट एक्सीड दिस लिमिट, The excess vapor converts into water droplet. अगर ये ह्यूमिडिटी का जो लिमिट है, अगर एक्सेस हो गया, मतलब वाटर वेपर का लिमिट जो है एक्सेस हो गया, तो एक्सेस वाटर वेपर कन्वर्ट होगी ड्रॉपलेट में। When the air contains maximum possible water vapor, it is said to be saturated with vapor at that temperature. अगर मैक्सिमम वाटर वेपर एयर में इंक्लूड है, देन उसे बोलते हैं एयर सैचुरेटेड हो गई with vapor, वो टेम्परेचर। The amount of vapor needed saturate the air depends on temperature of the air. अभी सैचुरेट होना ये जो डिपेंड है, टेम्परेचर क्या होगा एयर पे उससे। इफ एयर टेम्परेचर इज लो, अगर एयर का टेम्परेचर कम है, इट विल नीड लेस वेपर टू सैचुरेट द एयर। अगर एयर का टेम्परेचर कम है तो वाटर वेपर सैचुरेट होने के लिए कम टेम्परेचर ओके। Okay, so for example, if temperature of air is 40 डिग्री सेल्सियस, देखो सोचो अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है एयर का, इट कैन कंटेन 49 ग्राम ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। तो अगर टेम्परेचर 40 डिग्री है तो इसका मतलब एयर ड्राई है, और एयर ड्राई है तो उसमें 49 ग्राम वाटर वेपर इंक्लूड हो सकती है पर किलोग्राम एयर के पीछे। ओके, इफ द अमाउंट ऑफ वेपर एक्सीड दिस लिमिट, अगर वाटर वेपर इससे ज्यादा अगर हो गई, द एडिशनल वेपर विल कंडेंस। तो एडिशनल वेपर जो है वो कंडेंस होगी, कंडेंसेशन होगा। इफ द टेम्परेचर ऑफ एयर इज 20 डिग्री सेल्सियस, इट कैन कंटेन ओनली 14.7 ग्राम। अगर टेम्परेचर कम है एयर का तो वहां पे ओनली 14.7 ग्राम ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम एयर के पीछे इंक्लूड हो सकती है, कंटेन हो सकती है। If the vapor contained in air is less than the maximum limit, then that air is said to be unsaturated. अगर ऐसे समय में वेपर अगर ज्यादा हो, वेपर कंटेन इन एयर इज लेस, अगर वेपर कम हो गया मैक्सिमम लिमिट से, देन वहां पे बोलेंगे कि एयर अनसैचुरेटेड। सपोज अनसैचुरेटेड एयर एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज टेकन एंड इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज। अगर अनसैचुरेटेड एयर ले ली और टेम्परेचर वहां पे अगर डिक्रीज कर दिया, सो अनसैचुरेटेड एयर का टेम्परेचर अगर कम कर दिया, टेम्परेचर इज रीच एट विच द एयर बिकम्स सैचुरेटेड। तो टेम्परेचर वहां तक पहुंचेगा जहां तक एयर सैचुरेटेड होने के लिए जरूरत है वेपर। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द ड्यू पॉइंट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट ऑफ टेम्परेचर कहा जाएगा। द वेपर कंटेंट इन द एयर इज मेजर यूजिंग अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। वेपर कंटेंट एयर में कितना है ये अगर मेजर करना है तो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे यूज होगा, जिसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी।
The mass of vapor present in a unit volume of air is called absolute humidity. Generally, absolute humidity is measured by kilogram per meter cube. Okay. The feeling of humid or dry nature of air not only depends on the amount of vapor. अभी एयर ह्यूमिड है या ड्राई है, तो ये बताना जो है डिपेंड्स है वेपर पे कि एयर में वेपर कितना है. तो और भी हम बोल सकते हैं इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ क्लोज दैट अमाउंट इज फॉर मेकिंग द एयर सैचुरेटेड विथ वेपर. ऐसे भी बोल सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ एयर नीडेड है या फिर वेपर नीडेड है सैचुरेटेड होने के लिए. इट मीन्स दैट इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द एयर ऑल्सो. तो वेपर पे तो डिपेंड होगा ही, बट टेम्परेचर कितना होना चाहिए उस पर भी डिपेंड है. द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वेपर कंटेंट इन द एयर फॉर गिवन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर to that required to make the air saturated with vapor at that temperature is called relative humidity. देखो यहाँ पे बोला है रेशियो के बारे में. रेशियो ऑफ कितना मास है वेपर का जो एयर में होगी एंड गिवन वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है, इसका जो रेशियो बनेगा ये रेशियो से हमें पता चलेगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी. यहाँ पे बताए देखो एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेंट इन द एयर इन गिवन वॉल्यूम कि गिवन एयर के वॉल्यूम में कितना वाटर वेपर इन्वॉल्व है एंड अपॉन मास क्या है वेपर का वो एयर में सैचुरेटेड एयर में ये लेंगे इंटू 100 करेंगे तो हमें मिलेगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी. ओके. द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द ड्यू पॉइंट इज 100%. रिलेटिव ह्यूमिडिटी ड्यू पॉइंट की कितनी होगी 100%. रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर देन 60%, वी फील दैट द एयर इज ह्यूमिड. अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% तक फील हो रही है हमें या फिर उससे ज्यादा है तो एयर ह्यूमिड होगी. इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस देन 60%, वी फील दैट एयर इज ड्राई. ओके. ड्यूरिंग विंटर सीजन यू मे हैव ऑब्जर्व अ वाइट ट्रेल एट द बैक ऑफ फ्लाइंग प्लेन इन अ क्लियर स्काई. विंटर सीजन में आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, एक व्हाइट ट्रेल आता है. अगर फ्लाइंग प्लेन जो है अगर जा रहा है क्लियर स्काई से तो उसके पीछे हमें व्हाइट ट्रेल दिखाई देता है. एज द प्लेन फ्लाइज द वेपर रिलीज बाय द एरोप्लेन इंजन कंडेंस एंड फॉर्म्स क्लाउड्स. जैसे प्लेन फ्लाई होता है वेपर रिलीज हो जाती है एरोप्लेन इंजन से और वो कंडेंस हो जाती है और क्लाउड के फॉर्म में कन्वर्ट होती है. तो इसीलिए हमें ट्रेल दिखाई देता है. इफ द सराउंडिंग एयर इज हैविंग मोर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर आजू बाजू के एयर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर द व्हाइट ट्रेल. तो ज्यादा टाइम लगेगा ट्रेल बनने के लिए. फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ द वेपर, क्योंकि कंडेंसेशन ऑफ वेपर से बनेगा ना वो टू डिसअपियर. इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर इज लेस, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है लेस रहेगी आइदर द साइज ऑफ द व्हाइट ट्रेल मे बी स्मॉल और इट मे नॉट इवन गेट फॉर्म. तो वहां पे व्हाइट ट्रेल जो है वो उसकी साइज कम हो सकती है या फिर वहां पे व्हाइट ट्रेल बन ही नहीं सकती. ठीक है. सो कैसे व्हाइट ट्रेल क्रिएट होता है फ्लाइंग प्लेन के पीछे, तो यहां पे हमने ये देखा. ठीक है. आगे देखते हैं. चलो. दो थ्रू दिस टू ऑब्जर्वेशंस विच सेज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोस्फेयर. तो हमें पता चलता है कि प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर एटमोस्फेयर में कैसे रहेगा. व्हेन एयर कूल्स ड्यू टू डिक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर कम होने की वजह से एयर कूल होगा तो उसे सैचुरेटेड बोलते हैं. सैचुरेटेड विद वेपर बोलेंगे, वाटर वेपर. एज अ रिजल्ट एक्सेस वाटर वेपर अगर कन्वर्ट हो गया इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स में, द ड्यू पॉइंट ऑफ टेम्परेचर इज डिसाइड बाय द अमाउंट ऑफ वेपर इन द एयर. तो ड्यू पॉइंट ऑफ टेम्परेचर डिसाइड किया जाएगा कितना वाटर वेपर एयर में है उससे. नाउ यूनिट ऑफ हीट, द यूनिट ऑफ हीट आर जूल. इन एसआई यूनिट कैलोरी, इन सीजीएस यूनिट. तो जूल है एसआई यूनिट में, कैलोरी है सीजीएस यूनिट में. The amount of heat necessary to raise temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius is called 1 calorie heat. तो इसे 1 calorie heat बोलेंगे. हाईलाइट करके रखो अपने बुक में. डिफाइन है the amount of heat necessary to raise the temperature. कितना amount of heat जरूरी है टेम्परेचर रेज करने के लिए 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस से 14.5 डिग्री सेल्सियस तक टू
15.5 डिग्री सेल्सियस तक, इज कॉल्ड 1 किलो कैलोरी हीट, तो उसे 1 किलो कैलोरी हीट बोलेंगे. इट इज क्लियर दैट 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी. ओके, ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर, ये पार्ट देखिए, इफ वी हीट 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस in different temperature range than 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius, the amount of heat required will be slightly different. वहाँ पे शायद थोड़ा सा हीट रिक्वायर जो है वो डिफरेंट हो सकता है अलग अलग टेम्परेचर पे. It is therefore essential to define a specific temperature range while defining the unit of heat. Calorie and joule are related by following relation. 1 calorie is equal to 4.18 joule. Now next concept is स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, देखो, तो 3 स्पेयर लेने को बोले, आयरन, कॉपर एंड लीड का, और बोला है बॉइलिंग वाटर में रखो 100 डिग्री सेल्सियस तक, और वहां से उनको इमीडिएटली निकाल के इमीडिएटली वैक्स लेयर में ऐसे छोड़ दो. तो आयरन लेयर जो स्पेयर है यहाँ तक जाएगा डीप में, कॉपर लेवल यहाँ तक जाएगा, और लीड जो है यहाँ तक जाएगा. तो सबसे ज्यादा आयरन स्पेयर जो है नीचे जाएगा, नीचे तक, ओके, डीप डेप्थ तक, और कॉपर देन एंड देन लीड. तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है, चलो देखते हैं. यहाँ पे द स्पेयर विच एब्जॉर्ब मोर द हीट फ्रॉम द वाटर विल गिव मोर हीट टू वैक्स. जो स्पेयर ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा वही ज्यादा हीट वैक्स में छोड़ेगा. मोर वैक्स विल दस मेल्ट, इसलिए ज्यादा वैक्स मेल्ट हो सकता है. स्पेयर विल गो डीपर, और इसीलिए वैक्स में वो स्पेयर ज्यादा डीप जाएगा. It can be observed that the iron sphere goes deepest into the wax. और ऐसे भी बोल सकते हैं कि आयरन स्पेयर ज्यादा डीपेस्ट तक जाता है. ओके, लीड स्पेयर गोज द लीस्ट, और लीड स्पेयर जो है कम डिस्टेंस तक जाएगा. कॉपर स्पेयर गोज टू इंटरमीडिएट डेप्थ, दोनों के बीच का डेप्थ जो है वो कवर करेगा कॉपर स्पेयर. दिस शोज, अभी डायग्राम में हमने देखा वही, दिस शोज दैट फॉर इक्वल राइज इन टेम्परेचर द 3 स्पेयर्स हैव एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट. मतलब एक ही टेम्परेचर तीनों को दिया, बट उनका एब्जॉर्प्शन जो लेवल था वो अलग अलग था. दिस मीन्स दैट प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय अ स्पेयर इज डिफरेंट फॉर 3 स्पेयर्स. तो अलग अलग स्पेयर से अलग अलग एब्जॉर्ब हीट हुई है. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, यही प्रॉपर्टी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास of an object by 1 degree Celsius is called the specific heat of that object. तो कितनी हीट एनर्जी जरूरी है टेम्परेचर उसका 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, तो उसे कहा जाएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. तो इसीलिए यहाँ पे आपको दिया है इंफॉर्मेशन कुछ, देखते हैं. द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय लेटर सी. ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज जूल पर डिग्री सेल्सियस, किलोग्राम, and the CGS unit is calorie per gram degree Celsius. ओके, तो वाटर का यहाँ पे दिया है स्पेसिफिक हीट, पैराफिन, केरोसिन का, एल्यूमिनियम का, आयरन का, कॉपर, सिल्वर एंड मर्क्यूरी. ओके, if the specific heat on object is C, the mass of the object is m, and the temperature of the object is by change in temperature degree Celsius. तो इस तरह से ये लिखा जा सकता है m into C into change in the temperature. In some way specific heat of an object is C, the mass of the object is m, and if the temperature of the object is decreased by change in T temperature degree Celsius, then the heat energy lost, कितना लॉस्ट होगा, m into C into change in the temperature. Okay, heat exchange. If heat is exchanged between a hot and cold object, अभी हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट में अगर हीट एक्सचेंज हो रहा है, हॉट ऑब्जेक्ट में जो हीट है वो कोल्ड ऑब्जेक्ट में जाएगा, ट्रांसफर होगा. द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड ऑब्जेक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग. कोल्ड ऑब्जेक्ट जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और हॉट ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा. ओके, हॉट ऑब्जेक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी. मतलब हॉट ऑब्जेक्ट का एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाएगा कोल्ड ऑब्जेक्ट के लिए, तो कोल्ड ऑब्जेक्ट हॉट होगा, और हॉट ऑब्जेक्ट जो है धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा उसका टेम्परेचर. द चेंज इन टेम्परेचर कंटिन्यूज टिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स अटेन द सेम वैल्यू. जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होगा तब तक ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता रहेगा यहाँ से वहाँ. द कोल्ड ऑब्जेक्ट गेन्स हीट एनर्जी एंड द हॉट ऑब्जेक्ट लॉसेस हीट एनर्जी. If the system of both the object is isolated from the environment by keeping it inside a heat resistance box, meaning that the energy exchange takes place between the two objects only.
when no energy can flow from inside the box or come into the box. In this situation we get the following principle. अगर ऐसा हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट जो है ऐसे रखा पैक बॉक्स में, बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर एक दूसरे से कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट में क्या चेंज पाया जा सकता है? हीट एनर्जी लॉस बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट. दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज. तो प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज आपको दिया है, उतनी ही एनर्जी लॉस्ट होगी हॉट ऑब्जेक्ट से जितनी एनर्जी कोल्ड ऑब्जेक्ट में पाई जाएगी. मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट, मिक्सिंग मेथड एंड कैलोरीमीटर. द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड यूजिंग मिक्सिंग मेथड. फॉर दिस कैलोरीमीटर इज यूज. इसके लिए कैलोरीमीटर यूज होता है. यू हैव लर्न अबाउट कैलोरीमीटर इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड. इफ अ हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट इज पुट इन द वाटर इन अ कैलोरीमीटर, heat exchange between the hot object and the water and calorimeter starts. Okay, so अगर आपने कैलोरीमीटर और वाटर में एक साथ सॉलिड हॉट ऑब्जेक्ट में रख दिए तो फिर हीट एक्सचेंज होगा हॉट ऑब्जेक्ट एंड वाटर के बीच में और कैलोरीमीटर के बीच में. दिस कंटिन्यूज टिल द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट, वाटर एंड द कैलोरीमीटर बिकम इक्वल. ये तब तक चलता रहेगा जब तक तीनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए. हीट लॉस बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट is equal to heat gained by water in calorimeter plus heat gained by the calorimeter. सॉलिड ऑब्जेक्ट से उतना ही हीट लॉस्ट होगा जितना वाटर को मिलेगा प्लस कैलोरीमीटर को मिलेगा. हीट लॉस बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट उतना ही लॉस्ट होगा मास ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू डिक्रीज इन द टेम्परेचर. सिमिलरली हीट गेन कब होगा वाटर में, तो मास ऑफ वाटर जितना होगा इनटू स्पेसिफिक हीट कितना होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना होगा. इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन यानी कितना वाटर ने हीट गेन किया वो पता चलेगा. हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर, तो मास ऑफ कैलोरीमीटर कितना है, उसका स्पेसिफिक हीट कितना रहेगा और इंक्रीज टेम्परेचर कितना है उस पर डिपेंड है, उनके मल्टीप्लीकेशन पे डिपेंड है. हीट लॉस बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन बाय कैलोरीमीटर प्लस हीट गेन बाय वाटर. तो कितना हॉट ऑब्जेक्ट का हीट लॉस्ट होगा तो कैलोरीमीटर और वाटर कितना गेन करेंगे हीट, उनका एडिशन. सो Q इज इक्वल टू Q2 plus Q1. Using this equation, if the specific heat of water and calorimeter are known, the specific heat of the solid object can be calculated. Okay, तो ये लास्ट कंसेप्ट था ये टॉपिक का, और आपको ये पूरे ऑल कंसेप्ट समझ में आए या नहीं आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, ठीक है. और जो ये सम्स बाकी है ये टॉपिक के, इसके लिए हम अलग से वीडियो क्रिएट करेंगे. तो आज के वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए. थैंक यू.